कैसे बच्चों आप सभी लोग। वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और मैं आज से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर आज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका लगभग 7 नंबर का वेटेज है। और कंपटीशन में अपना वेटेज है नीट या फिर IIT JEE वगैरह जिसमें भी बात करें, हर जगह ये चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। इनफैक्ट नीट में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या ये चैप्टर कवर अप करने वाला है, तो चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स तो आप जानते हैं एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल। कोई भी लिविंग सिस्टम हो वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब क्या है हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे तो आप रोजाना जो डाइट इंटेक करते हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स तो बड़ा इजीली मिल ही जाता है। बात करें कुछ एडिशनल बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, तो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं आपके मिनरल सोर्स या वेल वाइटामिन्स वगैरह, जिनका एक अपना रोल होता है या एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो फंक्शन करती है वो इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स की वजह से करती है। जैसे आप जानते हैं कि कोई मकान जब बनाया जाता है तो उसकी नींव की शुरुआत करी जाती है ईंटों से, यानी कि किसी भी मकान के बनने का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है ईंटें। कोई मकान ईंटों के दम पर खड़ा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग सिस्टम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बायोमोलिक्यूल है। कोई भी लिविंग सिस्टम तैयार हुआ है बायोमोलिक्यूल से मिलकर। और वो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? तो वो बायोमोलिक्यूल्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। यही सब वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। शुरुआत हमारी कार्बोहाइड्रेट से होगी, धीरे 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 हम प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको एक के बाद एक कवर अप करेंगे। फिलहाल हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक से अगर लेकर चलते हैं तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कार्बो और हाइड्रेट। तो अगर मैं इसको बोल दूं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ऐसा इसको बोलना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों गलत नहीं होगा? आपने पढ़ा है हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जब भी किसी चीज के साथ पानी जुड़ जाता है तो वो चीज हाइड्रेट हो जाती है। क्योंकि यहां पर पानी जुड़ रहा है कार्बन के साथ तो ये बना कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये हाइड्रेट हुआ कार्बन का, क्योंकि यहां पानी जुड़ा है कार्बन के साथ तो ये बना हाइड्रेट ऑफ कार्बन। दूसरी बात अगर हम इसकी करें कि इसके नाम से और हमें क्या पता लग रहा है। अच्छा, ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो नेचर में कॉन्स्टेंटली अपने आप बनते रहते हैं, ठीक है ना। ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं और अपने आप नेचर में बनते रहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस है सबके अंदर इनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी का रिच सोर्स है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। वो अपनी एनर्जी या किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसकी सेल को जो एनर्जी चाहिए वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात, अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है केमिकल कंपोजिशन। देखिए, अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन, कार्बो मींस कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कहीं ना कहीं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। सिर्फ यही वो एलिमेंट्स नहीं है जिनसे मिलकर बायोमोलिक्यूल्स तैयार होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिनसे अदर बायोमोलिक्यूल्स तैयार होते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बात कार्बोहाइड्रेट्स की कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल कंपोजिशन हुआ है वो किससे हुआ है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं इनके जनरल फॉर्मूला की, तो मोस्ट
द कार्बोहाइड्रेट्स having general formula CxH2O का होल y। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O का होल y। यहाँ से भी आप इसको कह सकते हैं कि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो हाइड्रेट्स हैं कार्बन के। यहाँ कार्बन के साथ वाटर का एडिशन हो रहा है, तो बेसिकली दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता। ऐसा मैंने आपसे नहीं कहा कि हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे वो कार्बोहाइड्रेट होगा। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O का होल y। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आप सभी लोग बहुत अच्छे से पहले सुन चुके हैं ग्लूकोज क्या होता है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में सूट कराना चाहूँ या इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई कराना चाहूँ, तो क्या ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं x और यहाँ कार्बन कितने हैं 6। दैट मीन्स यहाँ से x की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 6 मिल रही है, यानी कि यहाँ कार्बन एटमों की संख्या कितनी है 6। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या के एग्जैक्टली डबल है। यानी कि अगर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H2O का होल 6। अब H2O का होल 6 अगर आप इसको लिख रहे हैं तो 6 2 12, यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएगी। इस हिसाब से ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला इस फॉर्मूले में फिट हो गया जिससे वो कार्बोहाइड्रेट बन गया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो वो कार्बोहाइड्रेट हो। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आपके साथ CH2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसका? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको आप IUPAC की भाषा में मीथेनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का, जिसको आप IUPAC की भाषा में मीथेनल भी कहते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, यानी कि जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या के एग्जैक्टली डबल है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH2O का होल 1। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है, बट ये तो फॉर्मल्डिहाइड है जो IUPAC के अकॉर्डिंग किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एल्डिहाइड सीरीज को, यानी कि ये अपने आप में एक एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अब ये इसको सूट तो कर रहा है, यानी कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन ये किसी भी एंगल से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए, ये तो बहुत टेक्निकल सी बात हो गई, लेकिन अगर हम बहुत सिंपल भाषा में देखें, ये फॉर्मूला आप सभी ने देखा है CH3COOH। ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, जिसे आप IUPAC की भाषा में इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, जिसे IUPAC की भाषा में इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। अब यहां कार्बन देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या के एग्जैक्टली डबल है। तो मैं चाहूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं H2O का होल 2। इससे देखिए हाइड्रोजन 4 भी हो गए और ऑक्सीजन 2 भी हो गई, यानी कि एग्जैक्टली वही बात हो गई जो ऊपर वाले फॉर्मूले में है। यहाँ भी 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख पा रहा हूँ, और अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख पा रहा हूँ, या फिर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिसाब से तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट ये तो एसिड है। तभी मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल 1।
नॉट ऑल, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता। कुछ कार्बोहाइड्रेट या ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2O का होल y या फिर इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमारे पास हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जिनका केमिकल बिहेवियर तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है, जिनका केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टी तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होती हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे फॉर एन एग्जांपल C6H10 C6H12O5, इसका नाम होता है रेमनोज, इसका नाम होता है रेम, तो हम रेमनोज बोलते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि रेमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एंगल से इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैं चाहकर भी इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकता। और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, या जैसे डीऑक्सी राइबोस अगर आप एग्जांपल ले लें यहाँ पर, तो डीऑक्सी राइबोस भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। तो कुल मिलाकर कहानी ये निकल कर आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के ही हाइड्रेट हैं। जब कार्बन के साथ वाटर का एडिशन होता है तो तैयार होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिर्फ हम इसके नाम से एक डेफिनेशन दे रहे हैं, एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, अभी तो हम एक्चुअल डेफिनेशन तक पहुंचे नहीं है। हम एक बेस बिल्डअप कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को समझने का, बहुत नीचे से शुरुआत करी जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो आइडिया भी हमने कहां से चुराया, इसके नाम से चुरा लिया। भाई यहां आ रहा है कार्ब, कार्ब मतलब कार्बन, ओ यानी कि ऑक्सीजन, और हाइड्रेट से निकाला हमने हाइड्रोजन, यानी कि वो तीन एलिमेंट है जिनसे मिलकर कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इन तीन एलिमेंट से मिलकर तैयार होते हैं। फिर हमने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CxH2O का होल y होता है। ठीक है जी। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं और उसके इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन वो इसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात समझने की है कि ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है और इसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसके अलावा सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं और कहीं ना कहीं उसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम कंपाउंड, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिखे जा सकते, या जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिनको लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे रेमनोज की बात करें तो रेमनोज को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी, इवन आपकी बॉडी नहीं, किसी भी लिविंग सिस्टम की जो बॉडी होती है वो अपने आप में तो लिविंग है, लेकिन वो जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब नॉन लिविंग है। और कहीं ना कहीं किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी बिना इन बायो मॉलिक्यूल्स के वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी के अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक बड़ा ही अहम रोल होता है इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का। बेसिकली यही वो मॉलिक्यूल हैं जो उन रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, और वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, उन सब में यही सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, चाहे फिर वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सब में कहीं ना कहीं इनका रोल निकल कर आता है। इनफैक्ट पूरी की पूरी विज्ञान की एक शाखा इन मॉलिक्यूल्स क्या या लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली रिएक्शंस को डिनोट कर दी गई है, और वो विज्ञान की जो शाखा है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा के अंदर आप पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ केमिस्ट्री में रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का एक बड़ा ही गहरा नाता आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी से। पूरे के पूरे चैप्टर में जगह जगह बात होगी बायोलॉजी की। तो जिनकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, आई थिंक उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि या जो बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं कि ये चैप्टर उनको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैथ्स वालों को थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं शुरू में समझने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ्स वालों को भी चीज़ें स्टार्टिंग से क्लियर हो, इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अदरवाइज हम सीधा कार्बोहाइड्रेट की टेक्निकल डेफिनेशन पर आ सकते थे, लेकिन हमने बहुत नीचे से या बहुत बेस से शुरुआत करी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का वो दूसरा नाम जो है वो है सैकराइड्स।
अभी जो सैकेराइड शब्द है ये आया कहाँ से है? ये शब्द निकल कर आया है ग्रीक वर्ड सैकरॉन से। और इस सैकरॉन का मतलब क्या होता है? स्वीट। स्वीट मतलब मीठे या जिनमें मिठास हो। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इवेंचुअली जो स्वाद में मीठे होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और इसीलिए इनका दूसरा नाम सैकेराइड्स भी रखा गया, जो कहीं ना कहीं एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव करा गया, जिसका मीनिंग होता है स्वीट। ठीक है जी। दूसरी चीज ये भी है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे हों ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट का एक ब्रांच हमारे पास है जो स्वाद में मीठे नहीं होते बट दे आर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। और अगर आप इसमें और कुछ पढ़ना चाहें, मेरे हिसाब से और कुछ तो रह नहीं गया है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आए तो कार्बोहाइड्रेट की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है जो एक्चुअल में आपको समझनी है कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। या क्योंकि अभी तो आप देख पा रहे हो कि कितना डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं हम ग्लूकोज को बोल रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, फिर रेमनोज जो इस फॉर्मूले को सूट नहीं कर रहा उसके बावजूद भी इसको कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो कोई तो एक ऐसी डेफिनेशन होगी जो हर एक कंपाउंड के लिए क्या होगी? वैलिड होगी या ट्रू होगी, यानी कि जहां किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना बचे ये आइडिया लगाने में कि हाँ दिया गया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं। तो हम अपनी उस डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, या विज्ञान के शब्दों में कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, साथ में इनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है, और एल्डिहाइड या कीटोन इनमें से कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, तभी वो कार्बोहाइड्रेट की कंडीशंस को पार करेगा और कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के लिए जो कंडीशंस बनती है वो क्या क्या बनती है? पहली तो इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिवनेस क्या होती है, इस पर मैं अभी लौट कर आने वाला हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होती है। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, यहीं पर हम आज अपनी क्लास को समाप्त करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। दूसरी चीज, जो दूसरी कंडीशन है कि उसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सिल, पॉली का मतलब होता है मैनी, और हाइड्रोक्सिल का मतलब तो आप जानते हैं OH ग्रुप, यानी कि एक से ज्यादा OH ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट कंटेन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स और कीटोन फंक्शनल ग्रुप इन देम। उनके अंदर या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड आप जानते हैं, एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CHO, और अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल वाइज लिखूं तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। ये एक कार्बोनिल ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है कार्बोनिल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O। जिन भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको ये कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल जाए C डबल बॉन्ड O, वही कहलाते हैं हमारे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना, जैसे इसमें दो ग्रुप्स आते हैं हमारे, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन्स। कीटोन्स होता है हमारा CO, दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन्स। तो ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए जो तीन कंडीशंस हैं साइंटिफिक भाषा में वो ये हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल हो, साथ में उसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शन ग्रुप देखने को मिले। जैसे अभी कुछ समय के लिए मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, हालांकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचे हैं उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है जो धीरे धीरे आपको बताई भी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये टेक्निकल डेफिनेशन समझाने के लिए मैं उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज लेकर चल रहा हूँ। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये बात तो अभी सभी जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पर मेंशन भी करी थी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है,
और अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C OH H C OH H C OH H C OH H और CH2OH। ज़रा इसको इससे कंपेयर करके देखिए, यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहीं ना कहीं यही डिफरेंशिएट करेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, और यही डिफरेंस भी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कहीं ना कहीं बहुत बेसिक लेवल पर अगर हम कहें तो यही डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अब आप देख पा रहे हो कि इस फॉर्मूले के अंदर या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। दैट मीन्स तीसरी कंडीशन पार कर दी है इसने, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ने तीसरी कंडीशन पार कर दी है। हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट होने के लिए ये तीनों कंडीशन पार करनी पड़ेंगी, या तो उसमें एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले या फिर कीटोन। तो इसमें एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, और आप जानते हैं एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स यूजुअली किसी भी कार्बन चेन के आखिर में ही देखने को आपको ये मिलेंगे। और कीटोन की बात करें तो कीटोन की सबसे खास बात यह है कि ये एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आप देख पा रहे हो इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप की दो वैलेंसी फ्री है। दो वैलेंसी फ्री का आप ये समझ लो कि मैं अपने आप में क्या हूं? कार्बोनिल ग्रुप हूं, यानी कि ये जो C डबल बॉन्ड O आपको यहां बीच में देखने को मिल रहा है वो मैं हूं, और मेरे ये जो दोनों हाथ हैं वो इस कार्बन की ये 2 फ्री वैलेंसी है। अब आप जानते हैं कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है, या कार्बन भी अपनी स्टेबल कंडीशन में तब आता है जब उसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या हो? सेटिस्फाई हो। मेरे दोनों के दोनों हाथ ऑक्यूपाई कब हो सकते हैं? जब मैं किसी कार्बन चेन के लास्ट में आऊं या फिर किसी कार्बन चेन के बीच में आऊं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी कार्बन चेन के बीच में आऊंगा तभी मेरे दोनों के दोनों हाथ ऑक्यूपाई होंगे या एंगेज होंगे। अगर मैं किसी चेन के आखिर में खड़ा होता हूं, सपोज मैं किसी रो के राइट हैंड साइड पे खड़ा हूं या लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हूं, तो या तो मेरा राइट हैंड साइड वाला हैंड एंगेज होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला हैंड एंगेज होगा। बट अगर मैं उसी चेन के बीच में आ जाऊं तो मेरे दोनों के दोनों हाथ एंगेज हो जाएंगे। यही खासियत है कि कीटोन कभी भी चेन के आखिर में नहीं आता। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा कार्बन चेन के बीच में ही आएगा। ठीक है जी। और एल्डिहाइड जो होते हैं वो यूजुअली आपको चेन के आखिर में देखने को मिलते हैं। एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, ये सब जो होते हैं वो यूजुअली चेन के आखिर में देखने को मिलते हैं। खैर, ग्लूकोज ने कार्बोहाइड्रेट होने के लिए पहली कंडीशन को पार कर दिया है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो हमें मिल गया। दूसरी कंडीशन है पॉलीहाइड्रोक्सिल। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सिल क्या होता है भाई? पॉलीहाइड्रोक्सिल मैंने आपको बताया कि पॉली का मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप देखने को मिल जाए, जिसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप देखने को मिल जाए। अब जरा यहां आ जाओ, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, यानी कि टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी कुल मिला के सीधी सी बात है कि भाई इसने इस दूसरी कंडीशन को भी पार कर लिया है। अब कहानी आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये टॉपिक जुड़ा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, तो उसके लिए पहले आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए। आइसोमेरिज्म के टाइप्स आने चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, और फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरी में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहीं ना कहीं उसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से निकल कर आएगा ये टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि एक बड़ा वास्ट टॉपिक है और क्लास 12 में अपनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो वहां ये टॉपिक बहुत डिटेल में आने वाला है। खैर, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे जज करेंगे। देखिए बेटा, क्या होता है, उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड यूज करना पड़ेगा, तो मैं अभी फिलहाल इसको रफ कर रहा हूं। बस यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास लिखा है।
और वो जो तीनों की तीनों कंडीशन है मैं एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? पहली कंडीशन थी ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव, जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी थी पॉली हाइड्रोक्सिल, और तीसरी थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जिसमें से ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई है। सिर्फ हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो थ्योरेटिकल तौर पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बाद में आएंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। देखिए बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लीजिए, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, वेदर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, चाहे फिर वो राइट में रोटेट करे या फिर लेफ्ट में। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि चाहे फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दें, चाहे राइट में या लेफ्ट में, वही क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएंगे ही नहीं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। जैसे ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब मैं ये बात आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ग्लूकोज कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होता है। थ्योरेटिकल बेसिस पे अगर हम बात करें, इसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है समझने के लिए, और एक्चुअल में तो आप किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ही जज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को थ्योरेटिकल बेसिस पे जज करने का, और वो क्राइटेरिया क्या है? वो है कायरलिटी। आप किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरलिटी को ढूंढ लीजिए। अब ये कायरलिटी क्या होता है? कायरलिटी का मतलब होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं हम पढ़ कार्बोहाइड्रेट रहे थे, लेकिन ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण दिए, ग्लूकोज दिया, लैक्टिक एसिड दिया, रेमनोज दिया, मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जिनमें बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं या उसकी बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो उसी बात को समझने के लिए मैंने टिपिकल एक एग्जांपल उठाया और टेक्निकल डेफिनेशन को पकड़ा कि जो साइंटिफिक या टेक्निकल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, उसके हिसाब से ग्लूकोज कैसे कार्बोहाइड्रेट कहला रहा है, जिसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी, 2 कंडीशन ऑलरेडी पार हो गई हैं। अब कायरल कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन, अभी हम समझने वाले हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है या फिर कायरल कार्बन क्या होता है। अच्छा, इसी का एक अपोजिट क्राइटेरिया भी है या इसका एक अपोजिट एस्पेक्ट भी है, यानी कि इस सिक्के का दूसरा पहलू। और इस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि जो कार्बन कायरल नहीं होगा वो क्या होगा? ए कायरल होगा। ए कायरल। जो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा सिमेट्रिक। वो कैसा होगा? सिमेट्रिक। यानी कि ए कायरल कार्बन हमेशा सिमेट्रिक होता है और कायरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब समझते हैं ये कायरल कार्बन, हालांकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ए कायरल से हमारा मतलब है कायरल कार्बन से, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं सिर्फ ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन हो। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया मीथेन, CH4। सभी जानते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। C कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और इन चारों की चारों वैलेंसीज को यहां सेटिस्फाई कराया है 4 हाइड्रोजन ने, H H H H। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? देखिए बच्चों, एक्चुअल में कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स ने सेटिस्फाई कराई हूं। अब अगर मैं यहां देखूं तो इस कार्बन की, यहां एक ही कार्बन है और इस कार्बन की चारों वैलेंसीज एक ही एटम हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करा रखी हैं, यानी कि ये तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता। और अगर ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता तो इसका मतलब मीथेन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अच्छा, मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं, उसकी जगह लगा देता हूं OH। अब ये बन गया मीथेनॉल। क्या बन गया? मीथेनॉल। क्या मीथेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव है? तो फिर से दोबारा क्या करिए, कायरल कार्बन को चेक करिए। क्या अब ये कार्बन कायरल है? नहीं, अभी भी नहीं।
नॉट नेसेसरली। क्यों? क्योंकि अभी भी इसकी 3 वैलेंसी सिमिलर एटम के द्वारा ही सेटिस्फाई हो रही है, जो कि है हाइड्रोजन। तो अभी भी ये कायरल कार्बन नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब मैं ग्लूकोज का एग्जांपल, चलिए ग्लूकोज के एग्जांपल पे तो बाद में आते हैं। मैंने क्या काम करा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप से। अब ये CH3 आप जानते हैं ये क्या होता है? ये होता है मिथाइल। ये क्या होता है? मिथाइल। इसका IUPAC नेम आप खुद से लिख सकते हैं। अब आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आपको IUPAC नेम बड़े आसानी से लिखने आते होंगे। मैंने ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH2CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप से। यहां लगा दिया मैंने एक इथाइल ग्रुप। अब आप इस कार्बन को देखिए जरा। इस कार्बन की एक वैलेंसी तो पूरी करी है मिथाइल ने, एक वैलेंसी पूरी करी है इथाइल ने, एक वैलेंसी पूरी करी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, हाइड्रोक्सिल, और एक वैलेंसी पूरी करी है हाइड्रोजन ने। दैट मीन्स इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स ने सेटिस्फाई करा रखी हैं। तो ये कार्बन बनता है कायरल कार्बन। इसी कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन या फिर कह लीजिए एसिमेट्रिक कार्बन। दैट मीन्स यहां ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके सामने लिखा है, इसका IUPAC आप नेम खुद भी लिख लीजिएगा, जो भी इसका IUPAC नेम निकल कर आएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहां पर लिखा है ये अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है। या तो ये उसको लेफ्ट में रोटेट कराएगा या फिर राइट में रोटेट कराएगा। और इसी आधार पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एक तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एक होता है लीवो रोटेटरी, जिसको आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो PPL यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराए टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। और लीवो रोटेटरी जो PPL को, इसी का अपोजिट, जो PPL को रोटेट कराए टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी का सुई जो रोटेट करता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है ना? तो उसका जो विपरीत डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर कह लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। हालांकि इस चैप्टर में आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दिखाने के लिए प्लस और माइनस साइन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आप उसके लिए यूज करेंगे प्लस साइन का, और अगर कोई कंपाउंड लीवो रोटेटरी है तो उसके लिए यूज करेंगे माइनस साइन का। हालांकि कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लीवो होगा ये आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बता सकते हैं। अदरवाइज थियोरेटिकल बेसिस पर तो आप सिर्फ अनुमानित कर सकते हैं कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका डी फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, उसका एल फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। अगर एक डी है तो दूसरे वाला एल होगा, अगर दूसरे वाला डी है तो पहले वाला एल होगा। बस अनुमानित लगाया जा सकता है, अदरवाइज एग्जैक्टली तो आप एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता पाएंगे कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो। हाँ, थियोरेटिकल बेसिस पर आप ये जरूर बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। खैर, अब ग्लूकोज पे आ जाते हैं। तो ग्लूकोज पे देखिए भाई, 2 कंडीशन ग्लूकोज ऑलरेडी पार कर चुका था, तीसरी कंडीशन थी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जरा पहले वाले कार्बन को देखिए, ये इसकी एक वैलेंसी, ये दूसरी, और ये बची हुई 2, तो टोटल 4 वैलेंसी हो गई। ये वाली वैलेंसी सेटिस्फाई कराई हाइड्रोजन ने, ये वाली वैलेंसी सेटिस्फाई कराई इतने बड़े एक बल्कि ग्रुप ने, और बची हुई 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी ऑक्सीजन ने। यानी कि इस कार्बन की 2 वैलेंसीज को एक ही एटम ने सेटिस्फाई कर दिया, सिमिलर एटम ने, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। 6 कार्बन है, 6 के 6 चेक करने पड़ेंगे आपको। अब आते हैं दूसरे नंबर वाले कार्बन पर। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन। जो कार्बन भी कायरल निकलेगा मैं उस पर स्टार लगा दूंगा। दूसरे कार्बन को देखिए, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई कराई है हाइड्रोजन ने, दूसरी हाइड्रोक्सिल ने, तीसरी एल्डिहाइड ग्रुप ने, और चौथी इस बल्कि साइज के ग्रुप ने। यानी कि इसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ने सेटिस्फाई कराई है। तो ये हो गया कायरल कार्बन। तीसरे कार्बन पे आइए,
सेम कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोक्सिल ने, एक इस ग्रुप ने पूरे के पूरे और एक इस ग्रुप ने, जिसमें चारों की चारों वैलेंसीज अलग हैं, तो ये भी कायरल कार्बन। सिमिलरली आप इस पर देखेंगे तो ये भी कायरल और ये भी कायरल। ये कायरल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां इस कार्बन की दो वैलेंसीज को हाइड्रोजन ने ही सेटिस्फाई करा है, यानी कि दो सेम एटम्स इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये कायरल नहीं है। यानी कि ग्लूकोज के अंदर टोटल जो 6 कार्बन है उनमें से हमें कितने कायरल कार्बन मिल गए? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, उनकी संख्या हो गई है 4। इसको मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल n से, ठीक है ना। तो यहां पर 4 कायरल कार्बन है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए तो एक कायरल कार्बन भी काफी है, यहां तो 4 मौजूद हैं। इसका मतलब ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और अगर ग्लूकोज ने ये तीनों कंडीशन पार कर दी, इसका मतलब ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे, हमने पूरी एक क्लास डेडिकेट कर दी है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पर, उसके एग्जाम्पल को समझने पे। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना डीपली आपको लेकर चल रहे हैं, और यही हमारे IQ गुरुकुल क्लासेस का मंत्र भी है कि बच्चों को चीज़ें सिखानी है बहुत स्टार्टिंग से, बहुत बेसिक से। कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो बच्चा मिस कर जाए, जो मिसकंसेप्ट कर ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लें। तो इसलिए हम बहुत बेसिक्स ले, इसलिए हम अपनी पूरी एक क्लास आपको डेडिकेट कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझाने पर। धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज यहां से प्रूव हुआ कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट भी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ठीक है। यहां तक की कहानी ग्लूकोज पे खत्म हो जाती है। अच्छा, कोई आपसे यहीं से पूछ बैठे, हालांकि इस टॉपिक का ये पार्ट नहीं है, कि ग्लूकोज के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तो एक बार आपने कायरल कार्बन्स का पता लगा लिया तो आप इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या फिर जितने भी GI होंगे वो टोटल आइसोमर्स पता लगा सकते हैं। कैसे? तो देयर इज अ फॉर्मूला 2 की पावर n। ये 2 की पावर n आपको ये बता देगा इसके टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। और अभी आपने देखा ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 4, तो 2 की पावर 4, यानी कि इसके 16 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सुक्रोज को, ऐसे ही फ्रक्टोज को, या फिर रेमनोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को, सेल्यूलोज को, स्टार्च को, इन सबको प्रूव कर सकते हैं कि वो क्यों कार्बोहाइड्रेट है। मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। हमारी कल की जो क्लास शुरुआत होगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से होगी, और थोड़ा सा कुछ इसके एग्जाम्पल को लेकर और डिटेल में हम समझेंगे। मैं मानता हूं कि जितना आज हमने पढ़ा है वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स हम बेसिकली आपको प्रिंटेड भी प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। आपको प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें और अपने बोर्ड्स की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो आज की क्लास में जो भी हमने सीखा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको और आगे पहुँचाएँ। मेरी आपसे यही कामना है। बाकी आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और हम भी यहाँ पर हमेशा तत्पर रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, कोई भी चीज़ बैकलॉग में मत डालिए। जहाँ आपने एक दिन की क्लास बैकलॉग में डाली तो वहीं पर आपके कंसेप्ट्स वीक पड़ जाएंगे। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से आपको चीज़ें बता रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे और रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।